हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, आज तारीख है 9 अक्टूबर 2023 और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। करंट अफेयर क्या है कि राजस्थान के अंदर नए डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो ऐड किया गया है। कुछ नए डिस्ट्रिक्ट्स हमने राजस्थान में ऐड किए हैं, मालपुरा, सूजनगढ़ और कचमन डिस्ट्रिक्ट। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स नए डिस्ट्रिक्ट के नाम पे ऐड हुए हैं राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल हम सब लोग जानते हैं जयपुर है। पिछले अगस्त में भी कई सारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स ऐड किए थे, जिसकी वजह से टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के वो 50 हो गए थे। अब 3 नए ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से अभी टोटल कितने हो गए हमारे पास 53 हो गए हैं। तो ध्यान में रखना, ट्रेस करने वाला न्यूज़ है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो नाम याद करेंगे ध्यान से, मालपुरा, सूजनगढ़ और कचमन, ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कहाँ ऐड किए गए हैं हाल ही में, राजस्थान में। आपको पेपर में यही सवाल आएगा कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं, या फिर हाल ही में किस स्टेट में नए नए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लॉन्च किए हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अगला न्यूज़ है हमारा फर्स्ट स्टेट वर्कशॉप ऑन विमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में है। देखिए क्या होता है, सबसे पहली तो ये है क्या, वर्कशॉप क्या होता है। वर्कशॉप मतलब एक तरीके का ना, एक फिजिकली क्या होता है, एक प्रोग्राम चलता है, ठीक है, जिस प्रोग्राम में हम बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं जो विमेन के द्वारा की जाती हैं, आज तक ऑलरेडी जितनी भी की गई हैं, जिसमें विमेन का कोई योगदान रहा होगा, या फिर आने वाले फ्यूचर में किसी भी नई स्कीम को लॉन्च करना जो कि विमेन के द्वारा बहुत अच्छे से लीड की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी जो है वर्कशॉप जो है हमने रखी है, ठीक है। तो पहली बार किसी स्टेट के अंदर ऐसी वर्कशॉप हुई है, तो जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है नीति आयोग ने, और कहाँ पर हुई है, गोवा में। तो आपको बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे हुई है, देन यू विल आंसर इज गोवा, ठीक है। अभी हुआ क्या है, मतलब इसका नाम क्या है, इस वर्कशॉप का नाम है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, WEP, ठीक है। ये एक तरीके से वर्कशॉप का भी नाम है। ये एक तरीके से अपना ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हमने जो भी विमेन के द्वारा आज तक जो डेवलपमेंट के अंदर योगदान रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रयान जो हमारा सेकंड था, उसके अंदर भी जो चंद्रयान हमारा 1 था, उसकी भी मिशन की सक्सेस में ज़्यादातर विमेन ही थी, ठीक है। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारा एक कदम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो गोवा के CM हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि स्वयं पूर्णा गोवा इनिशिएटिव उन्होंने आज से 3 साल पहले लिया था, ठीक है। और इस इनिशिएटिव में औरतों का, महिलाओं का बहुत योगदान रहा है, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने ना स्वयं पूर्ण ग्रामीण मित्र बनाए थे। मित्र मतलब कुछ लोगों को अपॉइंट किया था, किस चीज़ के लिए, कि गवर्नमेंट सर्विसेज जो है ना वो हर किसी को उनके घर के दरवाजे पे मिल जाए, ठीक है, हर एक ब्लॉक में, हर एक पंचायत में। और खुशी की बात यह कि इन ग्रामीण मित्राज में सबसे ज़्यादा जो था वो विमेन का योगदान था, ठीक है। जिस वजह से उन्होंने कहा कि 3 साल हो गए इस योजना को चलते हुए और बहुत अच्छे से विमेन ने काम किया है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि दशहरा के दिन हम एक नया जो है स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं, स्वयं पूर्णा ई बाज़ार के बारे में। तो स्वयं पूर्णा ई बाज़ार जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका एम क्या है कि कॉमन सर्विसेज सेंटर जो हमारे पास होते हैं, सर्विस सेंटर जो होते हैं, उसके थ्रू मार्केट एक्सेस लोगों को मिल जाए, ठीक है जी। तो कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू अगर मार्केट एक्सेस मिलने लग गया ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज जो होता है ना लोगों का, वो बच जाएगा, ठीक है जी। तो इसके लिए जो है हम इस योजना को बना के चलेंगे, ठीक है जी। तो अच्छा न्यूज़ था, हमने बहुत डिटेल के अंदर इसको डिस्कस किया, लेकिन जो मेन चीज़ आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी कि पहली बार ही ऐसा एक स्टेट वर्कशॉप हुआ है जो विमेन लेड डेवलपमेंट के ऊपर हुआ है, तो उसका कहाँ पर हुआ है उसको आपने बताना है। ये गोवा में हुआ है, ठीक है। गोवा के बारे में एक छोटा सा फैक्ट हमेशा याद रखना, गोवा एरिया के हिसाब से हमारी सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया में, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस से संबंधित ये सवाल है। अभी है क्या, ये ना एक तरह का 49th एडिशन हुआ है ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का। देखो कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कांग्रेस का मतलब होता है एक मीटिंग जहाँ पे लोग जो हैं आपस में मिलते हैं, तो दिस मीन्स अ मीटिंग, ठीक है। तो ये पूरे इंडिया की पुलिस साइंस कांग्रेस है, जिसको कि उत्तराखंड की पुलिस ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है। और ये कहाँ पर हुई है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में हुई है, ठीक है।
इनका जो मेन एम है वो है पुलिसिंग इन अमृतकाल। अमृतकाल तो आपको पता ही है ना, 2023 से लेके 2047, ये आज़ादी के 25 साल के बाद तक का सफ़र है। यानी कि अभी हम 75वें साल में जी रहे हैं, आने वाले 2047 तक 25 साल और हो जाएंगे, यानी कि हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो आज़ादी के जब 100 साल पूरे होंगे ना, उस पूरे फेज़ को, इस पूरे 25 साल के सफ़र को हम लोग अमृतकाल कहते हैं, ठीक है। और इस अमृतकाल में पुलिस कैसी कैसी सर्विसेज लोगों को दे रही है, तो उसके लिए ना ये जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहे हैं कि पुलिसिंग सर्विसेज कैसी कैसी हैं। और इसमें इम्प्रूवमेंट्स की बात ये है जनाब कि यहाँ पे ना जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि कंप्लेंट्स रजिस्टर करना, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी आपको लगता है एविडेंस बेस कोई बात करना है ना, तो वो सब अभी ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। तो डिजिटल लिटरेसी को भी प्रमोट करने की बात की जाती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ये कांग्रेस हुआ, तो इसको ध्यान में रखना है। 49वां सेशन इसका हुआ। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारे पास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड से रिलेटेड है। देखो ये किस्सा आप न्यूज़ में बहुत बार अब तक सुन चुके होंगे। जैसे रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा था, उसी तरीके से क्या हुआ है, एक ऑपरेशन हुआ है अल अक्सा फ्लड, जिसके अंदर हमस जो एक आर्म्ड पैलेस्टीनियन ग्रुप है, आर्म्ड मतलब होता है जिसके पास हथियार होते हैं, तो हथियारबंद पैलेस्टीनियन एक ग्रुप है जिन्होंने कम से कम 5000 रॉकेट्स को इजराइल में फेंका है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इजराइल और पैलेस्टीन का आपस में युद्ध छिड़ गया है। इजराइल पैलेस्टीन इशू के ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो जो है कपिल इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आएगा, जिसके अंदर आपको सारा बैकग्राउंड से समझाया जाएगा कि आखिर इजराइल पैलेस्टीन का इशू क्या है, क्यों ये लोग जो हैं इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इनकी 100 साल पुरानी जो लड़ाई है किस चीज़ के ऊपर है ना, वो सब बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे कि क्या हुआ अब तक और क्या हो रहा है आगे, ठीक है। तो इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने अभी स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है इज़राइल के अंदर, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक एक इंसान की मौत का बदला जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। तो हमस एक तरीके से पैलेस्टीनियन, वैसे तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आर्म्स वगैरह मिलिट्री पावर इसको बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इस तरीके से अटैक्स करता है, ठीक है जी। तो आपने याद रखना है, पेपर में सवाल आएगा, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसने किया, हमस ने किया, किस देश पे किया, इजराइल पे किया, ठीक है। और अभी क्या सिचुएशन है, लड़ाई है, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है हमारा बहुत ही सिंपल और अच्छा न्यूज़ है, आप लोगों ने सुना होगा वाइब्रेंट गुजरात समिट के बारे में, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले होके भी हटा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको ये भी कह दिया है कि 10वां एडिशन जो है वो 10 जनवरी 2024 में, मतलब अभी तो देखो जो हमारा 9वां एडिशन होके हटा है ना, वो तो देखो किस महीने में हुआ है हमारे पास, सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, है ना। लेकिन जो अगला समिट होगा वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, मतलब साल चढ़ते ही शुरू हो जाएगा। ये वाइब्रेंट गुजरात समिट क्या है, देखिए 2004 के अंदर, ठीक है, 2003-2004 जब मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सीएम थे ना, तब उन्होंने गुजरात के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम किया। उन्होंने दूसरे देशों के लोगों को देश में इनवाइट किया, गुजरात में इनवाइट किया, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाएं। अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर गुजरात में लगेंगे तो लोगों को बहुत ज़्यादा उसका सहायता मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। तो एक तरीके से अगर गुजरात का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास का जो कारण है वो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। अभी ये समिट लगाया जाएगा महात्मा मंदिर में, गांधीनगर गुजरात में लगाया जाएगा। और इस बार प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है ना, वो है विकसित भारत एट 2047। अभी तक वो सिर्फ गुजरात के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ये वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, ये पूरे इंडिया की डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। और इसका थीम क्या है, गेटवे टू द फ्यूचर। सो फ्यूचर के लिए ये हमारा गेटवे है। ये तो जस्ट एक शुरुआत है, इंडिया की डेवलपमेंट 2047 तक बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है जी। तो विकसित भारत प्राइम मिनिस्टर का विजन है इस बार का, ठीक है जी, समझ आया। आप चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ देखो, ये भी एक अच्छा न्यूज़ है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा मतलब रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं हम लोग।
AIBDGC से संबंधित है। पहले बात तो ये है क्या, इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ठीक है। और GC का मतलब है कि इनकी जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। देखो कॉन्फ्रेंस का मतलब मीटिंग होता है, अभी हो क्या रहा है, ये ना एक संस्था है हमारे पास एशिया पैसिफिक, यानी कि एशिया पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, महासागर महाद्वीप और पैसिफिक महासागर, इस पूरे एरिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका एक संस्था, एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए। देखो हर एक देश में एक ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय तो होता ही है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हमारे पास भी है, ठीक है। अभी एक पूरे विश्व लेवल पे संस्था बनी है जो इन्हीं चीज़ों में डील करती है, ब्रॉडकास्ट करने में, ठीक है, दूरभाष में, जिसको हम कहते हैं दूरभाष, ठीक है। तो जो जनरल कॉन्फ्रेंस है, यानी कि इनकी जो मीटिंग्स हैं वो होती रहती हैं, सालाना मीटिंग होती रहती हैं। तो इस तीसरी बार भी जो ये मीटिंग हुई है ना, उसमें भी इंडिया को ही प्रेसिडेंट चुना गया है, यानी कि इंडिया री इलेक्टेड, पिछले 3 बार से इंडिया जो है इलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ और इस बार तीसरी बार जनाब हैट्रिक कर ली है इंडिया ने, ठीक है जी। तो इसलिए AIBD ग्रुप जो है वो पेपर में, न्यूज़पेपर में आया, और न्यूज़पेपर में आया तो आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसे बनाया गया था 1977 ने, यूनेस्को ने बनाया था इसको, ठीक है। और इसमें 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी अच्छा खासा ग्रुप है ये भी, ठीक है, काफ़ी सारे देश इसका हिस्सा हैं, ठीक है। और ये सब लोग मिलकर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करते हैं, ठीक है जी। तो आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडिया को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रेसिडेंट दोबारा से चुना है तीसरी बार के लिए, तो AIBDGC के लिए, ठीक है जी। संस्था है, संस्था की मीटिंग है और मीटिंग में हमेशा प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है वर्ल्ड कॉटन डे से संबंधित, वर्ल्ड कॉटन डे। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि कॉटन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कॉटन का कपड़ा बनता है, ठीक है जी। इंडिया जो है इस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, यानी कि इंडियन हड़प्पन सभ्यता, जिन्होंने कॉटन उगाई थी, ठीक है। हड़प्पन सभ्यता ने कॉटन उगाई थी, ठीक है। तो कॉटन जो है ना, जब से हमने उगाई है तब से कॉटन जो है पूरे विश्व के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। कॉटन एक तरीके से हमारे संस्कृति के साथ हमको जोड़ता है, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल फैब्रिक की बजाय कॉटन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब योगदान देता है। तो वर्ल्ड कॉटन डे हम उन लोगों के लिए मनाते हैं जिन लोगों ने आज तक कॉटन टेक्सटाइल्स में काम करके अपने जीवन में योगदान दिया, ठीक है। चाहे वो लेबर क्लास ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑफिसर क्लास ही क्यों ना हो, सब ने कुछ ना कुछ किया तो है ना। तो उनके लिए हम क्या मना रहे हैं, कॉटन डे मनाते हैं। कब मनाते हैं, 7 अक्टूबर को। बेसिकली 90% एग्ज़ाम्स के अंदर यही क्वेश्चन बनता है, बस इतना ही होता है। लेकिन बेटा अपने को 10% का भी रिस्क नहीं लेना एग्ज़ाम में, तो हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे कि कॉटन फेयर जो है, मतलब इसका थीम क्या है, मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। मतलब फेयर का मतलब क्या है यहाँ पे, जायज़। फेयर का मतलब यहाँ पे गोरा नहीं है, फेयर एंड लवली नहीं लगा रहे हम, ठीक है। सो मेकिंग कॉटन फेयर यानी कि जायज़ कॉटन बनानी है और सस्टेनेबल कॉटन बनानी है सबके लिए, चाहे वो एक किसान का बच्चा पहन सके, चाहे फैशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सके, चीप से चीप लेवल, अच्छे से अच्छे मतलब कॉटन को जो है इस तरीके से हम लोगों ने प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये थीम रहा। इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया था यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनिडो, इसको शॉर्ट में हम यूनिडो बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे जो है वो 2019 में प्रपोज किया गया था, मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2023 में आप कौन सा मना रहे हो, तो आप लोग आराम से काउंट कर सकते हो कि 19 में मनाया था, 20 में मनाया, 21 में, ठीक है, फिर 22 में, फिर 23 में, तो इस बार 5वां एडिशन हम लोग मना रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। समझ आया कॉटन डे के बारे में। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्या न्यूज़ है हमारे पास, ये भी अच्छा न्यूज़ है, देखिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। इनफैक्ट हमारे देश में कुछ वर्ग हैं जिनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, उनको देने के लिए हमारे देश में पहला हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खुला है। किन के लिए, वो लोग जो अपाहिज हैं यानी कि दिव्यांग हैं, ठीक है।
जनरली बहुत अच्छा, बहुत प्यारा नाम है दिव्यांग, ठीक है। पहले जो अपाहिज है ना उनको हैंडीकैप कहा जाता था, ठीक है। अच्छा नहीं लगता था, सामने वाले को ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं अपाहिज हूँ तो पता नहीं मैंने क्या गुनाह किया है, तो ये हैंडीकैप शब्द ना अच्छा नहीं है, ठीक है। इसकी जगह ना हम लोग मतलब कहना शुरू कर दिए थे डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है, कि इनके पास भी कोई ना कोई एबिलिटी है लेकिन हम लोगों से डिफरेंट है, ठीक है। तो एबिलिटी तो है लेकिन हम लोगों से डिफरेंट एबिलिटी है, ठीक है। फिर जो है नाम चेंज करके बहुत ही खूबसूरत नाम दिया दिव्यांग, ठीक है, यानी कि दिव्य अंग है इनके पास, ठीक है। तो इन लोगों के लिए ना अभी मोदी जी ने पहली बार, इनफैक्ट कंट्री का नंबर 1 है, कंट्री का पहला ही है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। कंट्री का पहला हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोला है दिव्यांगजनों के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में, तो ध्यान में रखना इसको। नाम क्या रखा है? अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स, ये नाम रखा है, ठीक है। अभी देखो नाम से आप लोगों को एक बात की जजमेंट तो हो गई होगी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है, ठीक है। और ये ट्रेनिंग जो है ये मतलब ट्रेनिंग किनको देगा, नर्चर करेगा उन एथलीट्स को जो डिसेबल हैं, ये तो अपन लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो ये पहली बार हुआ है जी इंडिया में, फर्स्ट है ना, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, इसको छोड़ के नहीं जाना, ठीक है जी। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है बेटा रशिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को लेके एक न्यूज़ आया है। अच्छे रिलेशंस हैं, हम ये नहीं कहेंगे, रशिया और बांग्लादेश में रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश ज़्यादा किसी मतलब देशवासियों से, दुनिया से दुश्मनी रख के खुश नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी तो 1971 में सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंडिया ने किया था, ठीक है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन दोस्त का दोस्त भी दोस्त ही होता है, ठीक है। तो रशिया और इंडिया बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश और इंडिया बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो ये आपस में क्या हुए, एक दूसरे के फ्रेंड्स ही हुए, ठीक है। अभी हाल ही में, चलिए ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है, क्योंकि रशिया ने ना अभी हाल ही में ना यूरेनियम डिलीवर किया है बांग्लादेश के रुपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, ठीक है। अब ये जो पावर प्लांट है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट से ना दिमाग में ऐसे आता है कि क्या बांग्लादेश बम बनाना चाहता है? अरे हर एक न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल एटम बम बनाने में थोड़ी ना होगा, ठीक है। न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ताकि हम बिजली बना सकें, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये किस लिए लगाया जा रहा है? ताकि मतलब बांग्लादेश के 15 मिलियन लोगों को बिजली प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। तो ये रुपुर पावर प्लांट जो है वो लगाया है, ठीक है। अभी इसको पूरी तरह से फाइनेंस भी किसने किया है? रशिया ने। और कंस्ट्रक्शन भी कौन करेगा? रशिया की कंपनी है रोसातम इसको कंस्ट्रक्ट करेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट होगा जिसकी वजह से बांग्लादेश का इलेक्ट्रिकल ग्रिड में बहुत ज़्यादा मतलब तब्दीलियाँ आने वाली है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा, काफ़ी मतलब उन देशों के अंदर इसका नाम आ जाएगा जो न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाते हैं, ठीक है। इंडिया तो बनाता है, वो तो पता ही है हमको, हमारे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स का तो हमको पता है, लेकिन बांग्लादेश भी इस मतलब सीमा में जा रहा है, इस लहर में जा रहा है, ठीक है जी। तो आप लोगों से ना ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब इनडायरेक्टली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बना के, कि रुपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ठीक है। तो समझ लेना कि वो क्वेश्चन आया तो न्यूज़ से ही है, क्योंकि दूसरे देश में किसी अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का जिक्र हुआ है तो ऑब्वियसली वो न्यूज़पेपर में होगा ना, तो इसलिए बांग्लादेश में वो न्यूज़ जो है हमारे पास पावर प्लांट है, ठीक है जी। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं आगे अपन लोग, एक बार मैप देख लो यार, रशिया का मैप, ठीक है। तो रशिया का जो मैप है, इस मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमारी जो राजधानी है ये रही मॉस्को, ठीक है जी। काफ़ी खूबसूरत मैप है, तो इसको थोड़ा सा 2-3 बारी ध्यान से देखिए, आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि देखिए ये लेक बैकॉल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेना रिवर है, ऑब रिवर है, ठीक है। ये कई बार ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछ लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे वाइट सी है, ठीक है, वाइट सी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लैक सी है हमारे पास, ब्लैक सी तो वैसे ही बहुत आता है, कैस्पियन सी बहुत आता है पेपर में, देखो, ठीक है। अरल सी बहुत आता है, लैंड लॉक्ड सी है, देखो आसे पासे सारा लैंड ही लैंड है, ठीक है जी। ये सी ऑफ जापान, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन तो है ही, अपने को पता ही है, ठीक है। कामचटका पेनिनसुला बड़ा मतलब रहता है एग्जामिनर की निगाह में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। मैप्स हमेशा देखा करो, बढ़िया फ़ोटो देखा करो मैप की, जल्दी याद होंगे मैप, ठीक है। अभी एक बार इसका भी देख लो भाई, बांग्लादेश का भी मैप देख ही लो, फिर ये बुरा मान जाएगा
कि रशिया का तो दिखा दिया, मेरा नहीं दिखाया, ठीक है। तो बांग्लादेश का जो मैप है उसकी राजधानी है ढाका, ठीक है जी, ये तो पता ही है आप लोगों को, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है, ठीक है, और इधर से हमारे इंडिया से गंगा ऐसे आती है, पद्मा मेघना का मिलन होता है और ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसे हम लोग सुंदरबंस डेल्टा के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है जी। यहाँ देखो कप्तई लेक है, ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस है। ये जमुना, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में घुसते ही इसको जमुना कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। और हिस्ट्री में चिट्टागोंग जो है आर्मरी रेड हुई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला हमारे पास जो करंट अफेयर है, क्वेश्चन है हमारे पास, वो है याक चुर्पी के बारे में। क्या है याक चुर्पी? देखो ये ना एक पनीर है, देखो आपको फोटो दिख रही होगी पनीर, और ये जो याक है ना इस याक के दूध से बनाया जाता है, ठीक है। तो हल्का सा खट्टापन होता है, हल्का सा नमकीन होता है, नेचुरली फर्मेंटेड चीज़ होता है, जो कि अरुणाचल की जो याक है ना, अरुणाचली याक बोलते हैं उसको, अरुणाचल प्रदेश की याक है, वहाँ से उसके दूध से जो है ये बनाया जाता है, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोगों ने, कौन सा पनीर की सब्जी बनानी है? न्यूज़ में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी अभी हाल ही में ना इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल चुका है, ठीक है। बेटा जीआई टैग क्या होता है इसको समझते हैं। जीआई टैग वो टैग होता है जो किसी ना किसी चीज़ को मिल जाता है, उससे क्या होता है ना कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो जाता है, मतलब पूरी दुनिया में ये चीज़ प्रसिद्ध हो जाती है कि अगर ऐसी कोई आइटम है तो फलाने एरिया में ही बनेगी, मतलब एक तरीके से पेटेंट है ये, ठीक है। अब कहीं और बन जाए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको डुप्लीकेट ही माना जाएगा, जो जहाँ का एरिया है ना वहाँ के लिए उसको रियल माना जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पंजाब है, पंजाब में फुलकारी है, ठीक है, फुलकारी को जीआई टैग मिला हुआ है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि फुलकारी कहीं और नहीं बनती, लेकिन पंजाब की फुलकारी इस पंजाब की फुलकारी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को, कभी हल्दी को मिल गया, कभी शिमला मिर्च को मिल गया, कभी लाल मिर्च को बन गया, बताओ, ठीक है। ऐसे ऐसे हम लोगों को मिलते रहते हैं। तो ये याक चुर्पी क्या है? ये पनीर है, ठीक है, एक तरीके का पनीर है, एक तरीके का चीज़ है, ठीक है। चीज़ बोल लो, पनीर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो अरुणाचली याक है ना, उसके दूध से बनता है। तो इसको हाल ही में क्या मिला है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, ठीक है जी। चलिए, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सो कल मिलते हैं आप लोगों से फिर सेम क्लास सेम जगह। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।